हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने 2022 का जो क्वेश्चन आए थे 2022 गैट बी में, उसमें जो जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उसको हमने डिस्कस किया था। तो 2023 जो लास्ट ईयर था उसका जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिससे आप एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इससे कम भी पूछता है, पर इन ऑन एन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्कशन से आप देखिए कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, उससे आपको पता चलेगा आप जब एनालिसिस करेंगे। और ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगा इस एनालिसिस के प्रोसेस में, क्या चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, यूक्रोमाटिन हेट्रोक्रोमाटिन के बारे में पूछा है, एक एक करके देखते हैं। देखिए यूक्रोमाटिन क्या है, हेट्रोक्रोमाटिन क्या है, पहले ये समझते हैं। ये आप अगर फिगर थोड़ा देखते हैं तो यूक्रोमाटिन देखिए एक खुला हुआ पार्ट है डीएनए का, और हेट्रोक्रोमाटिन है मोर कॉन्डेंस पार्ट। तो जो मेजर डिफरेंस है उसको पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यूक्रोमाटिन इज अ लेस कॉन्डेंस पार्ट, हेट्रोक्रोमाटिन इज अ मोर कॉन्डेंस पार्ट। इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ये एक्टिव रीजन है, और ये हेट्रोक्रोमाटिन एज कंडेंस है, इसलिए क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड प्रोटीन है वो आके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो द जीन एक्सप्रेशन विल नॉट होगा। और उसके साथ साथ जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो हेट्रोक्रोमाटिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एटलीस्ट ये जो डिफरेंस है ये इतना अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, ये लेस कंडेंस मोर कंडेंस, और ये ट्रांसक्रिप्शन क्रॉसिंग ओवर का जो फ्रीक्वेंसी है कहा जाता है, आप कोरिलेट कर पाएंगे आपको अगर थोड़ा भी बहुत आइडिया है। तो देखिए इसको मैच करते हैं। सो यूक्रोमाटिन इज अ लेस कंडेंस पार्ट, तो डेंसली पैक्ड पार्ट कौन होगा, हेट्रोक्रोमाटिन, तो B1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आरएनए 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 एज। अब देखिए आरएनए एज क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, डीएनए एज डीएनए को डिग्रेड करता है। तो डी हो गया 2, तो डी हो गया 2 आपका, और बी हो गया 1। ए हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव रीजन, दैट इज यूक्रोमाटिन। यह ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। आसान है, बार बार देखिए यूक्रोमाटिन क्या है, हेट्रोक्रोमाटिन क्या है, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है और ट्रांसपोजोन के बारे में। ट्रांसपोजोन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली एग्जाम्पल कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोजोन के मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेगा, पर एग्जाम्पल जरूर से जरूर देख के जाना है। अब देखिए ह्यूमन के केस में जो आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन है, दैट इज लाइन एंड साइन, इसमें L1 है एक एग्जाम्पल है, आलू एक एग्जाम्पल, ALU एक एग्जाम्पल है जो साइन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये ALU के बारे में भी पता है ना, देन इट इज़ सफिशिएंट, आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सो जो ये ALU है जो साइन का पार्ट है, जो शॉर्ट इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट है, और जो लाइन का पार्ट है दैट इज़ L1। तो जो आपका जो ये ऑप्शन होगा दैट इज़ नॉन LTR, जैसे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट नहीं पाया जाता है, नॉन ऑटोनोमस, ये लाइन के प्रेजेंट में ही मूव कर सकता है। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा 2। तो अगर आप देखेंगे डी का ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ 2। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड। जैसे कोपिया एलिमेंट जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है, कोपिया एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ LTR रेट्रोट्रांसपोजोन जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है। तो देखिए LTR ऑटोनोमस ट्रांसपोजन विच इज विथ कोपिया एलिमेंट, तो ए का 3 हो जाएगा ये, और बाकी बी का 4 जो नॉन LTR ऑटोनोमस ट्रांसपोजन दैट इज आई फैक्टर, और जो LTR नॉन ऑटोनोमस है दैट इज डैसेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बुक जो जेनेटिक्स का बुक का एग्जाम्पल है। इसको हम और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में ट्रांसपोजन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम सेडिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेसेल्सन एंड स्टार्क इन 1957 डेमोन्स्ट्रेट। बहुत आसान है, क्या कर किस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव फैशन में। बहुत आसान है, इसे न्यूमेरिकल अभी तक नहीं बना है, तो आई एक्सपेक्ट कि जैम में तो पूछता ही पूछता है, पर गैट बी में भी एज एक्सपेक्टेड एक पूछा जा सकता है। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सो इससे एक न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत फेमस एग्जाम्पल है मिसेल्सन एंड स्टाल विच प्रूव दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से ही पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अब देखिए जो हर एक टर्न है, ईच टर्न, वन टर्न इज विच इज़ वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम,
और जो डीएनए का जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का डायमीटर क्या है। तो द डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न, देखिए कंप्लीट टर्न का जो डिस्टेंस है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन हो गया 34। इससे क्वेश्चन एक जरूर से जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, द स्ट्रक्चरल जीन इन लैक है। देखिए मैंने बोला कि लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन लोगों का फेवरेट है, गेट बी का फेवरेट टॉपिक है लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन। लास्ट 2022 में हमने 2 लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन सॉल्व किया था और एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। टोटल 3 क्वेश्चन थे इस खाली प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन से। प्रोकैरियोटिक का जो जीन रेगुलेशन है उससे 3 क्वेश्चन, 3 सवाल। तो लैक ए का काम देखते हैं। लैक ए है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिडाइलेज। क्या करते हैं? prevent entry of glucose into the bacterial cell, conversion of disaccharide sugar into monosaccharide, conversion of lactose to allolactose, removal of toxic byproducts of lactose digestion। अब देखिए ये जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है कन्वर्सन ऑफ लैक्टोज टू एलोलैक्टोज। ये भी एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है जो क्या करता है, लैक्जेड जीन सिंथेसिस करता है। कन्वर्सन ऑफ डाइसैकेराइड शुगर इनटू मोनोसैकेराइड, जैसे लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का तोड़ने का काम, इट इज़ ऑल्सो कैटेलाइज बाई दिस लैक्जेड व्हिच इनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड जो आपका जो लैक वाई जीन है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पारमीज करता है, जो क्या करता है एंट्री को फैसिलिटेट करता है, लैक्टोज का एंट्री को ग्लूकोज लैक्टोज एंटर कर पाए बैक्टीरियल सेल में, उसको फैसिलिटेट करते हैं ये बीटा गैलेक्टोसाइड पारमीज। तो जो ये ट्रांसलिज है इसका जो मेजर फंक्शन ये ऑलमोस्ट पता नहीं है इंडिफिनिटली, बहुत सारे बुक में ये लिखा भी है कि इट इज़ नॉट नोन। तो इसका ऑप्शन प्रोबेबल ऑप्शन ये हम मान सकते हैं कि दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि दिस इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज डाइवर्सन। ये ऑप्शन होगा लैक एक का काम। ये 2 काम है लैक जेड का, ठीक है, एलोलैक्टोज में कन्वर्टन करना, ये लैक ओपेरॉन में लैक जो जेड का काम है ये है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा। अब तो ये पीछे छूटेगा नहीं, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। एक ही रिसेसिव डिसऑर्डर है ये इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा कि क्या कौन से टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये होगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इन इट्स डबल स्टैंडर्ड फॉर्म विल हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर T12। अब देखिए इसका एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ जो यूनिवर्सल है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए। आप GC कंटेंट कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कितने G है कितने C है उसको कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो आपको फट से पता चल जाएगा। तो अब देखेंगे जब कैलकुलेट करेंगे ये जो स्टैंड है इसमें आप एक एक करके कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ग्वानिन साइटोसिन प्रेजेंट है। तो ये है सबसे मैक्सिमम, बाकी में 5-6 करके प्रेजेंट है, आप कैलकुलेट काउंट कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है इसमें भी, 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, तो 10 जिसमें है वही सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो GC कंटेंट के ऊपर मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है क्योंकि GC के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ लैक ओपेरॉन रीडिंग फ्रेम कोडिंग फॉर 55 किलो डाल्टन बैक्टीरियल प्रोटीन इज। तो 55 किलो डाल्टन बैक्टीरियल प्रोटीन है ना, तो आप क्या कीजिए, जो एक अमीनो एसिड का जो डाल्टन में आप कैलकुलेट कीजिए दैट इज़ 110 डाल्टन। तो 55 इंटू 1000 आप इसको आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, डिवाइडेड बाई 110। तो क्या बना 500 है ना, 500 आपका अमीनो एसिड, ठीक है। अब 500 अमीनो एसिड है तो आप क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड करते हैं। तो 500 इंटू 3 1500 न्यूक्लियोटाइड, आसान है। हम जानते हैं अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज़ 110 डाल्टन। यहाँ पे बोला है 55 किलो डाल्टन, मैंने 55 इंटू 10⁻³ डाल्टन है ना। अब डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपको मिल गया। हम लोग जानते हैं 1 अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाई ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड विच इज़
3 न्यूक्लियोटाइड पकड़ लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आराम से आ जाएगा। आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम मोबिलिटी इन द एगारोस जेल? नीक प्लाज्मिड, सुपर कॉइल, लीनियर प्लाज्मिड, सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड। अब देखिए ये एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आराम से देखिए। जो सुपर कॉइल्ड है उसका मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो सुपर कॉइल प्लाज्मिड है उसका मोबिलिटी ज़्यादा क्यों होगा? वो सबसे ज़्यादा एरिया है, उसको सुपर कॉइलिंग की वजह से जो एरिया है कम हो जाएगा। अगर सर्कुलर डीएनए होगा उसका भी जो एगारोस जेल अगर चलाएंगे आप, तो उसमें जो इसका मूवमेंट का जो टाइम होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ब्रॉड जगह कवर करता है। अब अगर आप नीक कर देते हैं तो ये ऐसे फैला रहेगा, तो इसका जो फोर्स जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा और इसका मूवमेंट, जो वेलोसिटी मूवमेंट है वो कम होगा जेल में। तो इसका ऑप्शन होगा कोवैलेंटली क्लोज सुपर कॉइल डीएनए, सुपर कॉइल प्लाज्मिड डीएनए इसका आंसर हो जाएगा। सी कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसका मैक्सिमम मोबिलिटी होगा, क्योंकि जगह छोटा है, ज़्यादा तेज भाग पाएगा सेम टाइम पे। ठीक है। द प्योरिटी ऑफ प्लाज्मिड डीएनए प्रिपरेशन इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द 260 to 280 रेशियो इन अ प्योर डीएनए प्रिपरेशन। द रेशियो विल बी, ये है नैनो ड्रॉप, जिससे क्या होता है, आप जब प्लाज्मिड आइसोलेट करते हैं या कहीं से भी डीएनए आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सिंपल बेस्ड ऑन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, 260 और 280 में ये दोनों अलग अलग जगह पे एक रेंज ले लेता है, उससे ये एब्जॉर्प्शन पता करते हैं। जो स्टैंडर्ड डीएनए माना जाता है, जो प्यूरिटी का एक लेवल माना जाता है फॉर डीएनए, दैट इज द रेशियो 1.7 to 2, मतलब क्लोज टू 2 अगर आपका अगर वैल्यू आ रहा है 260 to 280 रेशियो, सो इट इज़ कंसिडर एज अ प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए। तो क्लोज टू 2 विल बी द ऑप्शन। अब इसको घुमा के फिर से पूछा जाएगा, अगर सपोज इफ़ यू आइसोलेट आरएनए, अब उसको प्योरिटी आप डिटरमाइन किए भैया नैनो ड्रॉप, तो उसका जो होना चाहिए दैट इज़ in the range of, in case of RNA it should be the range of approx 2, and DNA के केस में 1.7 to 2 के रेंज में अगर होगा then it is good। तो 260 to 80 रेशियो इज़ वेरी यूजफुल टू क्वान्टिफाई। उसके साथ साथ और एक रेशियो देखा जाता है 260 to 230, एंड DNA एंड RNA के केस में क्या इसका जो रेंज होगा 2 से 2.2 के बीच में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन RNA से रिलेटेड बन सकता है डेफिनेटली नेक्स्ट साल में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है नैनो ड्रॉप, आप किसी भी लैब में देखेंगे। दिस इज़ अ मशीन दैट वी यूज़ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ और टू चेक द प्योरिटी ऑफ द डीएनए और आरएनए दैट वी हैव आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक। लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल भी पूछा है, 2022 में पूछा है, अब 2023 में पूछा है, फिर से 2024 में भी पूछेगा डेफिनेटली। मैच द फॉलोइंग टाइप भी पूछेगा। यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है कि एम्पिसिलिन कैनामाइसिन। अब देखिए मैंने बोला था उसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा टेट्रासाइक्लिन के बारे में पूछा था, अब यहाँ पे पूछा है क्लोराम्फेनिकल। क्लोराम्फेनिकल किसके साथ बाइंड करता है, 50S सबयूनिट के साथ बाइंड करता है, तो डी होगा 1, तो डी होगा 1, तो ये हो गया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट इज एम्पिसिलिन कैनामाइसिन हिग्रोमाइसिन। अब देखिए एम्पिसिलिन का जो काम है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस सेल वॉल सिंथेसिस। जो ये पेनिसिलिन रिलेटेड प्रोटीन है जो आपका सेल वॉल ट्रांसपेप्टाइडेशन में सेल वॉल लाइटिक एंजाइम को एक्टिव करता है, दैट इज एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन का जो काम है क्या होगा, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय डिसरप्टिंग दिस पेप्टाइडोग्लाइकिन टॉस लिंक। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बी का होगा 2, बी होगा 2, दैट इज इनहिबिट द ट्रांसलेशन बाय इनहिबिटिंग 30S राइबोसोमल सबयूनिट। कैनामाइसिन कहाँ है देख लेते हैं। कैनामाइसिन का जो काम होगा ये है कैनामाइसिन का काम। यहाँ पे देखिए जो क्लोराम्फेनिकल का काम देखिए, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, दिस आर द मेजर टाइप ऑफ कैनामाइसिन। देखिए कैनामाइसिन बाइंड्स टू स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट एंड इनहिबिट इंटरफेयर विथ प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ द mRNA। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है एमाइनोग्लाइकोसाइडेज, इसको बोला जाता है। दिस इज नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कैनामाइसिन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के क्लास में। यहाँ पे आप क्लोराम्फेनिकल जरूर से जरूर पढ़ के जाना, टेट्रासाइक्लिन, हिग्रोमाइसिन के बारे में भी पूछा है। देखिए हिग्रोमाइसिन सी क्या करता है, इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय इंटरफेयरिंग विद राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन।
तो ये वाला देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको, जो हिग्रोमाइसिन यहाँ पे दिया गया है देखिए, ये क्या मैमेलियन सेल कल्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोट दोनों को इनहिबिट कर सकता है। ये एक ऐसा टिपिकल एग्जांपल है। प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ ए साइट टीआरएनए टू द पी साइट, यहाँ पे तो ही पूछा है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट देखिए, इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय इंटरफेरिंग राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो आराम से ये जो चार्ट है इसको आप, ये माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है ना, माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस में भी एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैंकोमाइसिन क्या करता है, ये भी क्या करता है, पेप्टाइड जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन है उसको रोकता है। तो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस, ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आते हैं, ये रिसर्च में भी है कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड एम्पिसिलिन, ये तो पेटेंटेड सवाल हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये चार्ट तो आप मिस मत करना, वाटसन का जो चार्ट है, ये चार्ट जरूर से जितना स्टार लगा ले इम्पॉर्टेंट है। आप चार्ट बना के आप अपने टेबल में चिपका दीजिए, एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख के जाना, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा यहाँ से। आई होप आप चीज़ थोड़ा क्लियर है। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको, मैं फिर से किसी और टॉपिक को लेके आऊँगा डिस्कशन के लिए। एंड स्टे ट्यून फॉर दिस तरह का डिस्कशन, आपको अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल बायोस्कॉलर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।